हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, आप सभी स्टूडेंट्स का इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेई मेंस 2021 मार्च सेशन में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए थे मार्च सेशन में सारे शिफ्ट्स को उनको हम लोग वन बाय वन करके डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोग शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग मल्टीपल मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो आप ये सेशन पे शुरू से अंत तक बने रहना। एंड ऑलरेडी हम लोगों ने जेई मेंस 2021 मार्च सेशन के डिफरेंट टॉपिक्स का वीडियो सॉल्यूशंस बनाया हुआ है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन करके उसका यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर में भी आप क्लिक करके वहां पर में आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। काफी अमेजिंग सेशन होने वाला है। एंड सभी फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिलेगा और बेहतरीन कंटेंट आपको देने के लिए। तो चलिए बच्चों, हम लोग पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड टेंजेंट पर। क्वेश्चन क्या है आपके सामने स्क्रीन में है। द लाइन 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to the circle at the point 2, 5 and the center of the circle lies on the line x minus 2y equal to 4, then the radius of the circle is। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से बना सकते हैं, दो मेथड से बना सकते हैं। पहला ही क्वेश्चन हम लोग देखो मल्टीपल मेथड से बनाएंगे। आपको दोनों मेथड सीखना है। आपको एग्जाम में जो कंफर्टेबल लगे, जिसमें आप कॉन्सेप्ट में इजी लगे, उससे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। डायग्राम बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डायग्राम बना लेता हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक लाइन दिया हुआ है 2x minus y plus 1 equal to 0, यानी दिस लाइन इज 2x minus y plus 1 equal to 0। ये सर्कल पर टेंजेंट है कौन सा पॉइंट पर डियर फ्रेंड? P 2, 5। फिर बोल रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज, यानी सेंटर जो होगा कोई दूसरा लाइन में लाई कर रहा है। और वो कौन सा लाइन है? वो इस तरह का कोई लाइन है जिस पर सेंटर लाई कर रहा है। मान लो इस तरह का कोई लाइन है जिसमें सेंटर लाई कर रहा है, ये सी। तो आपको रेडियस बताना है, रेडियस बताना है। और आपको पता है कि सेंटर से टेंजेंट का जो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये क्या हो जाएगा? रेडियस, जिस पॉइंट पर टच कर रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा? पीसी। तो फर्स्ट मेथड देखो, आपको पता है कि सेंटर से अगर हम लोग टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ जो टचिंग होगा वहां पर टच करेगा और ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं स्लोप ऑफ पीसी, स्लोप ऑफ पीसी, पीसी का स्लोप कितना हो जाएगा? पीसी का स्लोप आपको हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर में पीसी का स्लोप हमारे पास में हो जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। इस लाइन का स्लोप कितना है? 2। तो पीसी का स्लोप हो जाएगा -12। 2 परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या होता है? m1 m2 इक्वल टू -1। और ये पी पॉइंट से पास कर रहा है तो हम इक्वेशन ऑफ पीसी लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ पीसी, इक्वेशन ऑफ पीसी क्या लिख सकते हैं? y minus 5 डिवाइड बाई x minus 2 इक्वल टू -1/2। ठीक है, अच्छा ये लाइन का इक्वेशन भी दिया हुआ था। ये जो आपका सेंटर वाला लाइन है, इस लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है x minus 2y इक्वल टू 4। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2y। ठीक है, और ये -1 तो उधर आएगा तो प्लस x 2y। ठीक है, प्लस x इक्वल टू, और ये +2 और +10, यानी कितना हो गया? 12। यानी एक इक्वेशन ये हो गया। और ये अगर इन दोनों को सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व करने से आपको क्या मिल जाएगा? सेंटर मिल जाएगा, सी पॉइंट मिल जाएगा। तो सेंटर देखो फटाफट आप सॉल्व भी कर सकते हो, ये इन दोनों को सॉल्व भी कर सकते हो यहाँ पर में। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा? इन दोनों को अगर सॉल्व करते हैं तो 2y कैंसिल, तो यहाँ से 2x इक्वल टू 16। 2x का वैल्यू कितना हो गया? 16, यानी x का वैल्यू 8, x का वैल्यू 8 एंड y का वैल्यू कितना हो गया? 2। वेरी इजी, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 2। तो ये सेंटर हो गया। यानी आपको पीसी जो रेडियस हो जाएगा, पीसी कितना हो जाएगा? रेडियस, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो तो अंडर रूट पी का कोऑर्डिनेट है 2, 5 और इसका 8 - 2, यानी 2 - 8 का होल स्क्वायर यानी 36 प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर यानी 9, 45, 45, 45। दैट मीन्स 3√5 इज द करेक्ट आंसर। और 3√5 क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। 3√5 क्या हो गया? इसका रेडियस हो गया। फर्स्ट ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। तो चलो हम लोग सेकंड मेथड पे आते हैं। ठीक है, तो सेकंड मेथड में क्या होगा? आप ध्यान से देखो मैं क्या कर रहा हूं। ये जो सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट का मैं कोऑर्डिनेट लिख सकता हूं। अगर सी पॉइंट इस लाइन में लाई कर रहा है, अगर इस लाइन में लाई कर रहा है तो मैं सी पॉइंट को ले सकता हूं। यहाँ पर मैं देखो,
यहाँ पर अगर हम लोग y को अगर h ले लेंगे तो x का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 प्लस 2h कॉमा h। मैंने y को क्या ले लिया, h ले लिया, तो x माइनस 2h इक्वल टू 4, तो y का कोऑर्डिनेट हो गया 4 प्लस 2h कॉमा h। ये c का कोऑर्डिनेट हो गया, ठीक है। अब बताओ c मिल गया pc, तो स्लोप ऑफ pc कितना हो जाएगा, स्लोप ऑफ pc y2 माइनस y1 यानी h माइनस 5 और डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा 4 प्लस 2h माइनस 2, ठीक है, इक्वल टू, और आपने अभी पीसी का स्लोप निकाला हुआ है, पीसी जो है इस लाइन के परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो पीसी का स्लोप कितना हो जाएगा -1/2, -1/2। यहाँ से अगर सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 2h माइनस 10 इक्वल टू, यहाँ पर देखो 2 प्लस 2h यानी -2 माइनस 2h। तो यहाँ से आपको मिल गया माय डियर फ्रेंड, यू गेट 4h इक्वल टू 8, तो यू गेट h इक्वल टू 2, यानी h का वैल्यू कितना मिल गया 2। और जब h का वैल्यू 2 मिल गया है ना, तो यहाँ पर मैं c का कोऑर्डिनेट मिल गया 8,2, तो यहाँ से भी रेडियस मिल जाएगा, यहाँ से भी रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ से भी रेडियस आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे pc इक्वल टू, तो अगेन 36 प्लस 9 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 45 इक्वल टू 3√5। तो दोनों मेथड आप देख लो, ठीक है ना। एक में क्या लिया हम लोगों ने, पॉइंट से पैरामीट्रिक, ये इसको हम लोग पैरामीट्रिक पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट। तो आप पैरामीट्रिक पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो और अदरवाइज टेंजेंट का प्रॉपर्टी से भी सॉल्व कर सकते हो। इस तरह से हम लोग ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो डियर फ्रेंड, आप लाइक एंड शेयर जरूर करिए, आगे भी आपको इस तरह के मेथड देखने को मिलेंगे, तो आप ये सेशन पे बने रहना है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। तो डियर, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी टेंजेंट पर बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड। इसमें पैराबोला और एलिप्स का टेंजेंसी का कंडीशन लगेगा, ठीक है। इसमें बोल रहा है लेट एल बी ए टेंजेंट लाइन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x minus 20 at 6,2, ठीक है। इफ एल इज आल्सो अ टेंजेंट टू द एलिप्स x स्क्वायर बाय 2 प्लस y स्क्वायर बाय b इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ b इज, यानी आपको क्या है, पैराबोला और एलिप्स जो है कॉमन टेंजेंट है, पैराबोला और एलिप्स का क्या है, कॉमन टेंजेंट है। तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऐसा सोचो कि एल जो लाइन है, ठीक है, ये टेंजेंट है, एल क्या है, एक टेंजेंट है, कौन से पैरा पर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 20, और कौन से पॉइंट पर, एट 6,2। तो सबसे पहले एल का इक्वेशन लिख लो फटाफट। एल का इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर कर दें तो स्लोप मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 4 और वाई डैश इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2y इक्वल टू slope of tangent to parabola dy by dx क्या देता है, टेंजेंट का स्लोप पैराबोला पर, ठीक है, टेंजेंट का स्लोप पैराबोला पर एट 6,2, और यहाँ पर मैं y की जगह कितना बैठा देंगे 2, यानी 4 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। तो टेंजेंट का स्लोप मिल गया, है ना, टेंजेंट का हमको क्या मिल गया, स्लोप मिल गया, और पॉइंट पता है, तो एल का इक्वेशन कितना हो जाएगा, एल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 6 इक्वल टू 1। तो यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें तो y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 6, तो यू गेट x माइनस y इक्वल टू 4। ये टेंजेंट हो गया किस पर, पैराबोला पर। अगेन ये लाइन क्या है, इलिप्स का भी टेंजेंट है, ये किसका भी टेंजेंट है, इलिप्स का भी टेंजेंट है, ठीक है। दिस लाइन इज टेंजेंट टू इलिप्स and ellipse is x square by 2 plus y square by b equal to 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाना पड़ेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में क्या करेंगे, इलिप्स का कंडीशन होता है, आपको पता होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है कंडेंसी कि सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जिसमें सी क्या है, अब इसको उस फॉर्मेट में लिख लो, इसको इस तरह से लिख लो, यानी y इक्वल टू एक्स माइनस 4, है ना,
तो यहाँ से m का ये कौन सा फॉर्मेट है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मेट में है। तो यहाँ पर में m का वैल्यू कितना हो गया 1 और c का वैल्यू कितना हो गया -4। m का वैल्यू 1, c का वैल्यू -4। और यहाँ पर में ये वाला जो टर्म है ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2। और यहाँ पर बी स्क्वायर की जगह कितना है, बी स्क्वायर की जगह यहाँ पर में बी है। तो बैठा दो सारा वैल्यू को, यानी सी का, यहाँ सी का वैल्यू कितना है -4, यानी -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, यानी 2 इंटू एम स्क्वायर, यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर, यानी बी। तो यहाँ से तुम्हें मिला b इक्वल टू, देखो ध्यान से, 16 माइनस 2 यानी 14। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा माय डियर फ्रेंड b इक्वल टू 14। b का वैल्यू कितना हो गया 14, एंड ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स P1 एंड P2 while considering point P1 on the circle and P2 on the other circle for the given circles, है ना। यानी सबसे पहले देखो यहाँ पर दो सर्कल दिया हुआ है, सर्कल क्या क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सर्कल में कोई पॉइंट है P1। इसी तरह से जो सेकंड सर्कल है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 24x माइनस 10y प्लस 160 इक्वल टू 0। इस पर कौन सा पॉइंट है P2। तो यू हैव टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन, यानी मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन P1 एंड सबसे पहले माय डियर फ्रेंड इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको सेंटर देखना है और क्या देखना है, रेडियस भी देखना है। और उसके बाद में इन दोनों सर्कल्स का लोकेशन भी देखना है कि सर्कल कहाँ लाई कर रहे हैं, किस तरह से लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहा है, दोनों एक दूसरे को कट कर रहा है, एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है, वो पता करना पड़ेगा। सबसे पहले इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर कितना है 5,5, ठीक है। और रेडियस अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी 50 माइनस 41 9 इक्वल टू 3। इसका रेडियस 3 हो गया। इसी तरह से ये जो सेकंड वाला सर्कल हो गया, इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर मैं 2gx यानी 12 कितना हो गया 5, ठीक है। और रेडियस अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर यानी 144 प्लस 25 माइनस 160 यानी 169 और ये 3, ठीक है। अब देखो इन दोनों सर्कल को पता करो, इसका सेंटर और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 7। कितना डिस्टेंस हो गया 7, है ना। और दोनों का रेडियस क्या है, रेडियस का सम कितना है 6, यानी कुछ इस तरह का सेंट लाइक करेगा, आप देख सकते हो, ठीक है। एक का सेंटर C1 और C2 आप देख सकते हो, C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के 5 - 5 का होल स्क्वायर इंटू 12 - 7 7। और ये दोनों क्या है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाई कर रहा है, दोनों का वाई कोऑर्डिनेट क्या है सेम है, इस पर लाई कर गया। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है 7। और R1 प्लस R2 कितना है, R1 प्लस R2 इक्वल टू हो गया आपको कितना हो गया 3 + 3 इक्वल टू 6। इसका मतलब है दोनों सर्कल क्या होंगे, दोनों सर्कल जो है लाइज आउटसाइड टू ईच अदर, इस तरह का सर्कल बनेगा। और आपको पता है कि मिनिमम डिस्टेंस हो मैक्सिमम डिस्टेंस हो हमेशा सेंटर जॉइनिंग लाइन पर होगा। तो ये इस तरह से अगर होगा, अगर ये P1 हुआ और ये P2 हुआ, तो ये P1 P2 क्या हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, यानी P1 P2 इक्वल टू मिनिमम। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा सोचो, ये हो जाएगा आपको, ये टोटल डिस्टेंस कितना है 7 माइनस ये वाला लेंथ कितना है 3 और ये वाला लेंथ कितना है 3, यानी 7 - 3 + 3 इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, इतना डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। P1 P2 का मिनिमम क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है जिसका आंसर हो गया 1।
तो चलो बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन में सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस देखना है और रेडियस के सम देखना है। उसके बाद ही हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे कि सर्कल आउटसाइड लाई कर रहा है, सर्कल इनसाइड लाई कर रहा है, क्या हो रहा है। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सर्कल और इलिप्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में देख सकते हैं। If the point of intersection of the ellipse x square by 16 plus y square by b square equal to 1 and the circle x square plus y square equal to 4b where b is greater than 4 lies on the curve y square equal to 3x square। तो b का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखो, आपको इलिप्स किया हुआ है x स्क्वायर बाई 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4b, b इज ग्रेटर देन 4, b इज ग्रेटर देन 4। तो आपको बोल रहा है इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये कहाँ लाई कर रहा है, इस कर्व में लाई कर रहा है। और वो कर्व का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करो, यहाँ पर मैं दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। इजीली सॉल्व हो जाएगा, देख सकते हो यहाँ पर मैं, हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर मैं, यानी इसका मतलब ये हो रहा है कि ये तीनों कर्व जो है, यानी ये तीनों को सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये तीनों को अगर हम लोग सॉल्व कर दें, ये तीनों को सॉल्व कर दें तो कॉमन पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों को सॉल्व करने से ज्यादा, इन दोनों को सॉल्व करने से ज्यादा इजी क्या है, हम इन दो इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फटाफट और इसको भी सॉल्व कर देंगे तीनों को एक साथ। तो अपन ऐसा लिख दें, अगर इसको सॉल्व कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर की जगह कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, एक नंबर इक्वेशन, ठीक है। और अगर इन दोनों को सॉल्व कर दिया तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4b, यानी 4x स्क्वायर इक्वल टू 4b। तो यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना मिल गया बी। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी अगर यहाँ रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, यानी b/16 प्लस 3 डिवाइड बाय बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया बी, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया बी। दैट मीन्स यहाँ पर मैं 3 और यहाँ पर आ गया आपको 3 बी इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा b/16 प्लस 3 डिवाइड बाई बी इक्वल टू 1। अब देखो फटाफट क्या हो सकता है बी का वैल्यू, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज इसको हम लोग अगर सॉल्व कर दें फटाफट क्वाड्रेटिक बना के तो यहाँ से भी हो जाएगा, आपको मिलेगा बी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 48 इक्वल टू 16b। और यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें बी स्क्वायर माइनस 16b प्लस 48 इक्वल टू 0, यानी 12 और 4 यानी b माइनस 12 इंटू बी माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपको मिलेगा b इक्वल टू 12 बिकॉज b नॉट इक्वल टू 4, क्योंकि b क्या है ग्रेटर देन 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा b इक्वल टू 12। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है माय डियर फ्रेंड, कौन सा ऑप्शन आ गया आपको, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, b इक्वल टू 12। वेरी इजी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। यार हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या लिखा हुआ है, एक सर्कल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए प्लस 2ay प्लस सी इक्वल टू 0। ये सर्कल का एक्स इंटरसेप्ट दिया हुआ है 2√2, वाई इंटरसेप्ट 2√5 दिया हुआ है, जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ पढ़ सकते हो, ठीक है, स्क्रीन में भी आप पढ़ लेंगे। इस क्वेश्चन में ए का वैल्यू दिया हुआ है लेस देन 0, यानी जो भी ए का वैल्यू आएगा दैट विल बी नेगेटिव। फिर बोला जा रहा है कि कोई टेंजेंट है, ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर इस लाइन के x प्लस 2y इक्वल टू 0। तो आपको बताना है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट टू दिस सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, यानी इस लाइन के परपेंडिकुलर में जो टेंजेंट होगा उसका ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। तो सबसे पहले आपको ए और सी कैलकुलेट करना पड़ेगा,
ए और सी कैलकुलेट करेंगे तभी सर्कल का इक्वेशन हम लिख पाएंगे और उसके बाद ही हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। तो आपको इसमें एक्स इंटरसेप्ट का जो फॉर्मूला होता है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, वो आपको लगाना पड़ेगा। तो 2 × √g², जी का वैल्यू कितना है माइनस a/2, स्क्वायरिंग कर देंगे a²/4 और c तो c ही है, ठीक है, माइनस सी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2√2। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा a²/4 माइनस सी इक्वल टू, यहाँ पर आपको 2 कैंसिल, √2 का होल स्क्वायर 2, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से अगर y इंटरसेप्ट की बात करूं मैं, y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला 2 अंडर रूट ऑफ f² माइनस सी, और इसका वैल्यू हो जाएगा 2 × f², मतलब कितना हो गया a², तो ये बन गया a² माइनस सी, और इसका वैल्यू हो गया 2√5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो a² माइनस सी इक्वल टू कितना हो गया √5 का होल स्क्वायर यानी 5। तो ये दो इक्वेशन हो गया। जब इन दोनों इक्वेशन को अपन सॉल्व करेंगे, इन दोनों के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा a² माइनस a² डिवाइड बाई 4, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। a² माइनस a²/4 इक्वल टू कितना हो गया 3, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं 3a²/4, 3a²/4 इक्वल टू 3, दैट मीन्स a² का वैल्यू आ गया 4 और a इज लेस देन 0, तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ जाएगा -2, a का वैल्यू कितना हो गया -2। जब a का वैल्यू -2 वापस पुट करेंगे यहाँ पर मैं, तो c का वैल्यू आ जाएगा -1, c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, यानी जो सर्कल बन जाएगा, आपको सर्कल का जो इक्वेशन हो जाएगा दैट विल बी x² प्लस y² माइनस 2x माइनस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इस सर्कल का सेंटर और रेडियस भी देख लेते हैं तो हमें काम करने में आसानी होगा। सेंटर का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1,2 और जो रेडियस हो जाएगा, रेडियस दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g² यानी 1 + 4 + 1 यानी √6। रेडियस कितना हो गया √6। अब आपको क्या करना है, एक टेंजेंट लिखना है डियर फ्रेंड, एक टेंजेंट लिखना है। ये टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा। तो अगर ये टेंजेंट है तो टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख सकते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस, मैंने इसको कुछ c नहीं लूंगा क्योंकि ऑलरेडी c है, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया। ये क्या हो गया टेंजेंट हो गया। कैसे लिखा, अगर ये टेंजेंट है तो इसका स्लोप और इसका स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1, यानी इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -1/2 और इसका स्लोप कितना है 2, तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा -1/2 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया -1। तो ये टेंजेंट लिखने का तरीका होता है। अब अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट का कंडीशन कितना होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है या फॉर्मूला होता है, फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इक्वल टू रेडियस। तो यहां से लगा दो, ये वाला यहां से सेंटर से इस पर जब लगाएंगे तो 2 × 1 और y का वैल्यू कितना है -2 यानी 2x - y यानी -2 प्लस अल्फा होल मॉड डिवाइड बाय, यहां पर में कितना हो जाएगा √5 इक्वल टू कितना हो गया √5 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6। तो यहाँ से 2 कैंसिल और अल्फा का वैल्यू कितना हो गया, अल्फा इक्वल टू √30, अल्फा इक्वल टू √30, ठीक है। तो जब अल्फा का वैल्यू मिल गया तो टेंजेंट का इक्वेशन हो गया y इक्वल टू 2x प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस होगा, आप दोनों लिख सकते हो क्योंकि दो टेंजेंट आएंगे, है ना, तो अपन इसको प्लस माइनस में लिख सकते हैं, प्लस और माइनस, तो कोई एक को ले लो अपन, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों से क्या हो जाएगा बराबर आ जाएगा, ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बराबर होगा, बाकी पॉइंट से अलग हो सकता है। तो जैसे मैंने ये 2x प्लस √30 ले लिया इसको, अब ओरिजिन से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और कहां से परपेंडिकुलर निकालेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0,0 से, क्योंकि बोला गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी 0,0 से इस लाइन पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा
ये जी यहाँ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो बन जाएगा √30 डिवाइड बाई √5। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा √6। कितना आंसर आ जाएगा? √6 विल बी द करेक्ट आंसर। √6 विल बी द करेक्ट आंसर। और इसका ऑप्शन हम देख सकते हैं कौन सा आंसर है, ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन 3 जो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगा? आप लोगों ने स्टैंडर्ड इंटरसेप्ट का फॉर्मूला से आपने ए और सी का वैल्यू निकाल लिया। ए और सी का वैल्यू निकालने के बाद में टेंजेंट जो है x प्लस 2y इक्वल टू 0 के परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का टेंजेंट लिख लिया y इक्वल टू 2x प्लस अल्फा। यहाँ c नहीं लिया mx प्लस c में, बिकॉज c हम लोग पास ऑलरेडी वेरिएबल है। उसके बाद हम लोग ने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला सेंटर से टेंजेंट पर, जो कि रेडियस के बराबर होता है सर्कल का केस में, तो वहां से अल्फा का वैल्यू आ गया। अब जब टेंजेंट मिल गया तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, तो आंसर आ गया √6 एंड ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो डियर हमारे पास एक क्वेश्चन है पैराबोला का। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट सी बी द लोकस ऑफ द मिरर इमेज ऑफ ए पॉइंट ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4x विथ रेस्पेक्ट टू द लाइन y इक्वल टू x। यानी y² इक्वल टू 4x कोई पैराबोला है, इस पैराबोला में कोई पॉइंट होगा, उस पॉइंट का मिरर इमेज लेना है y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में, और उन सारे पॉइंट्स का क्या करना है, लोकस बनाना है। वो लोकस अगर कोई सी कर्व होगा तो उस सी कर्व में टेंजेंट का इक्वेशन लिखना है 2,1 पर। तो माय डियर फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए y इक्वल टू x कैसा होता है। y इक्वल टू x लाइन के अबाउट पे क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर आपने फंक्शन में ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज पता होना चाहिए। देखो, अगर ये पैराबोला है y² इक्वल टू 4ax इस तरह का, तो इस, और अगर यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का लाइन होगा y इक्वल टू x, तो इसके अबाउट में जो मिरर इमेज हो जाएगा वो दैट विल बी इस तरह का पैराबोला, ये वाला पैराबोला हो जाएगा, ये वाला पैराबोला हो जाएगा। ठीक है, यानी एक दूसरे का मिरर इमेज होगा। इसका मतलब है कि ये जो मिरर इमेज हो जाएगा, ये पैराबोला हो जाएगा x² इक्वल टू 4y, जो कि आपका सी कर्व है। ये कौन सा कर्व है, सी कर्व हो जाएगा। और जो हमारे पास गिवन कर्व था ये वाला, ये कौन सा कर्व था, y² इक्वल टू 4x, और ये लाइन हो गया y इक्वल टू x। y इक्वल टू x के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज लेने से क्या हो जाता है, x को y से रिप्लेस कर देते हैं और y को x से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, x को y को x से। तो इस केस में y² इक्वल टू 4x का मिरर इमेज क्या हो जाएगा, x² इक्वल टू 4y, और ये c पैराबोला हो जाएगा। यानी जो हमारे पास में c का इक्वेशन हो जाएगा दैट विल बी x² इक्वल टू 4y, और इसमें 2,1 पॉइंट क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2,1 पर टेंजेंट लिखने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो आप टेंजेंट लिखने के लिए आप dy बाई dx कर दो, dy बाई dx आसानी से निकल जाएगा। तो dy बाई dx निकालने के लिए क्या करते हैं, dy बाई dx क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप अगर इस पॉइंट पर निकालेंगे तो स्लोप एट 2,1 इक्वल टू किसका स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले dy बाई dx करने के लिए क्या करेंगे, अपन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो 2x इक्वल टू 4 इंटू dy बाई dx, और x का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पुट कर देंगे dy बाई dx इक्वल टू, यहाँ पर 2 पुट करोगे 4 कैंसिल 1, तो टेंजेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा, टेंजेंट का जो इक्वेशन बन जाएगा वेरी सिंपल, पॉइंट स्लोप फॉर्म में, यानी y-1 डिवाइड बाई x-2 इक्वल टू 1। अगर इसको हम लोग सॉल्व कर दें तो यू विल गेट y-1 इक्वल टू x-2, और यहाँ से सिंप्लीफाई करने से यू विल गेट x-y इक्वल टू 1। x-y का वैल्यू कितना हो गया 1, यानी जो टेंजेंट बनेगा उसका इक्वेशन हो जाएगा x-y इक्वल टू 1, एंड फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, ये पैराबोला पर है। कॉन्सेप्ट क्या था इसमें, कॉन्सेप्ट है कि y² इक्वल टू 4x एंड x² इक्वल टू 4y, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है, ये दोनों क्या है, मिरर इमेज है। इसके अबाउट में विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x, दिस टू आर मिरर इमेज विथ रेस्पेक्ट टू y इक्वल टू x। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड पैरामीट्रिक पॉइंट से भी सॉल्व कर सकते हो। ये वाला पॉइंट ले लो 80² 280
फिर उसका वो निकालो, इमेज निकालो, फिर वहां से टी को एलिमिनेट करो तो लोकस निकालेगा, लेकिन वो क्या हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। आप वहां से भी सॉल्व कर सकते हो। पैरामेट्रिक लेके उसका इमेज लेंगे, फिर उसमें से टी को एलिमिनेट करेंगे, दैट विल बी लेंदी। तो वो नहीं करना है, आपको याद रखना है ये वाला कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो जब कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो आप आसानी से फटाफट सॉल्व कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो डियर फ्रेंड, हमारे पास एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है x² + y² इक्वल टू 25। इस सर्कल का कोई कॉर्ड होगा, उसका मिड पॉइंट का जो लोकस होगा, यानी लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल, यानी डिफरेंट कॉर्ड्स का मिड पॉइंट का अगर लोकस निकालेंगे, और वैसे कॉर्ड जो है इस हाइपरबोला का क्या होगा, टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले क्या करो, फिगर तो इस सर्कल का सेंटर क्या है, 0,0, और जिसका लोकस निकालते हैं मिड पॉइंट, मान लो कॉर्ड का मिड पॉइंट अगर ये ए बी हो जाएगा, और ये मिड पॉइंट का लोकस निकालना है एम, यानी एच कॉमा ए के। जो जिसका लोकस निकालते हैं, ठीक है, उसको एच कॉमा के मानते हैं रिक्वायर्ड लोकस। अब आपको पता होना चाहिए कि ओरिजिन से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, सेंटर ओरिजिन से यानी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं कोई भी कॉर्ड पर सर्कल का, तो उसको मिड पॉइंट पर बाइसेक्ट करता है, यानी ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये मिड पॉइंट भी हो जाएगा। तो स्लोप, अगर ये सी पॉइंट है मान लो, तो स्लोप ऑफ सी एम कितना हो जाएगा, के -0, यानी के डिवाइड बाई एच। तो कॉर्ड का स्लोप कितना हो जाएगा, कॉर्ड का जो स्लोप हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू -एच डिवाइड बाई के। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जो कॉर्ड का इक्वेशन होगा दैट विल बी y माइनस के डिवाइड बाई x माइनस एच इक्वल टू -h डिवाइड बाई के। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, यहां से मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा hx प्लस के वाई, यहां से hx प्लस के वाई इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। ये क्या हो गया, कॉर्ड का इक्वेशन हो गया। दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब यही कॉर्ड क्या होगा, ये वाला जो हाइपरबोला होगा इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। इसके लिए क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट का इक्वेशन जो अपन लोग लिखते हैं हाइपरबोला के केस में, स्टैंडर्ड लिख लो। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, हम लोग लिखते हैं टेंजेंट का इक्वेशन, यहां से ए स्क्वायर का वैल्यू, हाइपरबोला में ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16। तो यहाँ से हाइपरबोला का टेंजेंट लिखते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस या माइनस, प्लस वाला ले लो, अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर, यानी 9 एम स्क्वायर माइनस 16, 9 एम स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। और यहां पर मैं ये वाला इक्वेशन, सेकेंड नंबर इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि यही कॉर्ड क्या है, टेंजेंट है। तो कंपेयर कर देंगे हम लोग। तो ये वाला इक्वेशन को अगर इस तरह का फॉर्मेट में लिखा जाए तो आप ऐसे लिख सकते हो, देखो ध्यान से, के वाई इक्वल टू माइनस एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, है ना। ये फर्स्ट नंबर इक्वेशन को ऐसे लिख दिया। आप कम, दोनों क्या है, दोनों जो हो जाएगा आपका सेम लाइन है, बिकॉज यही कॉर्ड क्या है, टेंजेंट है। तो दोनों को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करने से कितना हो जाएगा, कंपेयर करने से करेंगे, देखो 1, यहाँ 1 है, यहाँ पर k है, 1/k इक्वल टू m डिवाइड बाई माइनस एच इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, m को एलिमिनेट करना है,
m को एलिमिनेट करना है और आपको यहाँ से आप देखो फर्स्ट और सेकंड से आप लिख सकते हो m का वैल्यू हो जाएगा माइनस एच डिवाइड बाई के। m का वैल्यू कितना हो गया माइनस एच बाई के। ठीक है, अब आप क्या करो फर्स्ट और थर्ड को यूज करो, फर्स्ट और थर्ड को यूज करो। तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड को यूज करना है हमें, तो m क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो अपन लिख सकते हैं 1 बाई k इक्वल टू 1 बाई k इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9m स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब वहां से m का वैल्यू कितना पुट कर देंगे माइनस एच बाई के। तो इसको यहां पर लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दिया तो इक्वल टू के स्क्वायर इंटू 9m स्क्वायर माइनस 16। और यहाँ से हमें m का जो वैल्यू था माइनस एच बाई के उसको पुट करना है, यानी क्या पुट करना है m इक्वल टू माइनस एच बाई के। तो m एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, और यहाँ पर लिख देंगे देखो ध्यान से 9h स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, एच स्क्वायर बाई के स्क्वायर एलसीएम लेके 9h स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या हो रहा है के स्क्वायर और के स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पर लोकस मिल गया। और इसमें क्या करेंगे h को रिप्लेस कर देंगे x से और k को रिप्लेस कर देंगे y से, स्टैंडर्ड मेथड है। तो बन जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। दिस विल बी द आंसर। एंड कौन सा ऑप्शन हमारे पास में आप देख लो, जो ऑप्शन होगा हमारे पास में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और उधर लेके जाएंगे तो माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, यानी फोर्थ ऑप्शन, यानी फोर्थ ऑप्शन आप देख लो, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। तो वेरी इजी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, दिस क्वेश्चन इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड टेक्निक, कुछ नया नहीं है इस सवाल में। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैराबोला का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है नॉर्मल्स का, स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द थ्री नॉर्मल्स ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 2x पासेस टू द पॉइंट a, 0, यानी इस पैराबोला पर थ्री नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, वो थ्री नॉर्मल कहां से पास कर रहा है a, 0 से पास कर रहा है। तो आपको बोल रहा है a मस्ट बी ग्रेटर देन, तो सबसे पहले y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x में अगर थ्री नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, थ्री नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कोई पॉइंट h, 0 से, तो यहाँ पर कंडीशन होता है h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, यानी h मस्ट बी ग्रेटर देन सेमी लेटस रेक्टम, सेमी LR। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहाँ पर में h का वैल्यू कितना है, यहाँ पर में h का वैल्यू कितना है, a है। ठीक है, और यहाँ पर में आप देख लो ये जो लेटस सेमी लेटस रेक्टम है, सेमी लेटस रेक्टम, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4a का वैल्यू 2 है, तो सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू आपको है 1, सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, यानी h, तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे, यानी h के जगह कितना बैठाएंगे a, और सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना है 1, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, a मस्ट बी ग्रेटर देन 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि थ्री नॉर्मल्स अगर h, 0 से ड्रॉ करते हैं स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x पर, तो h मस्ट बी ग्रेटर देन 2a, यानी h मस्ट बी ग्रेटर देन सेमी लेटस रेक्टम। और यहाँ पर में 4a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, तो सेमी लेटस रेक्टम का वैल्यू कितना हो जाएगा 2a, यानी 4a इक्वल टू 2, तो 2a का वैल्यू कितना हो गया 1, तो सेमी लेटस रेक्टम। तो यहाँ से h कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट कितना है a, तो a मस्ट बी ग्रेटर देन 1, इसका आंसर हो गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर फ्रेंड हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ इलिप्स एंड टेंजेंट। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, लेट ए टेंजेंट बी ड्रॉन टू द इलिप्स x स्क्वायर बाय 27 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट
3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, जो कि पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ थीटा सच दैट द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस मेड बाय दिस टेंजेंट इज मिनिमम इज इक्वल टू। तो सबसे पहले एक इलिप्स ड्रॉ कर लो, ठीक है। हालांकि इलिप्स ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन टेंजेंट लिख के फिर उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को हम लोग लिख के उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही पेटेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत बार आया हुआ है जेईई मेंस एंड एडवांस में। तो सबसे पहले क्या करो, एक इलिप्स है, इस पर कोई पैरामेट्रिक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ये पैरामेट्रिक पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा, 3√3 cos थीटा कॉमा साइन थीटा। ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट किया ए पर, वाई एक्सिस को कहां पर इंटरसेप्ट किया, बी पर। तो और यहाँ पर ये हो गया ओरिजिन। तो आपको क्या करना है, ओ ए प्लस ओ बी, इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। इसको क्या करना है, मिनिमम करना है। और हमारे पास जो इलिप्स दिया हुआ है, इलिप्स है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 27 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पैरामेट्रिक का लगा देंगे, कौन सा वाला, x इंटू x1। x1 क्या हो जाएगा, 3√3 cos थीटा, यानी 3√3 cos थीटा डिवाइड बाय 27 प्लस y इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो जब इसको पैरामेट्रिक पॉइंट लगा दिया तो ये टेंजेंट हो गया। अब जो ए पॉइंट होगा, यानी ए पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में y को 0 कर दोगे, तो y इक्वल टू 0। तो जो x कोऑर्डिनेट मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 27 बाई 3√3, और cos थीटा ऊपर जाएगा तो कितना हो गया जाएगा, sec थीटा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर में, तो √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी √3 एंड 3 इंटू 3 9, यानी इक्वल टू, यानी इक्वल टू 3√3 sec थीटा, 3√3 sec थीटा। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन में हम बी पॉइंट के लिए निकालेंगे, बी पॉइंट के लिए किसको 0 कर देंगे, एक्स को 0 कर देंगे, एक्स को 0 कर देंगे बी पॉइंट के लिए, क्योंकि बी पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वाई एक्सिस में। तो इसके लिए 0 कर देंगे, तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, यानी कोसेक थीटा। अब आपको निकालना है ओ ए प्लस ओ बी, यानी ये पूरा हो जाएगा, ये वाला क्या हो गया, x हो गया, और ये वाला क्या हो गया आपको, y हो गया, जो कि हम लोगों ने अभी निकाला है। तो ओ ए प्लस ओ बी कितना हो जाएगा, इक्वल टू इंटरसेप्ट का सम, यानी 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। यानी इसको मैं मान लिया, कोई फंक्शन मान लिया एफ ऑफ थीटा, थीटा का फंक्शन है। तो ये हो गया 3√3 सेक थीटा प्लस कोसेक। अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, दिस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे और इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, तो आपको इस तरह से मिलेगा, एफ डैश थीटा इक्वल टू 3√3 सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू टैन थीटा माइनस, और कोसेक थीटा का हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा कोसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। और जब इसको इक्वल टू 0 करोगे तो यहां से देखो क्या क्या मिलेगा, यहां से हो जाएगा 3√3, सारे को साइन कॉस में चेंज कर दो, यानी हो जाएगा 3√3 साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक का कितना हो जाएगा 1 बाई साइन, और ये 1 बाई साइन और ये कॉस बाई साइन, यानी इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कॉस क्यूब थीटा, यानी टेन क्यूब थीटा, यानी यहां से मिलेगा टेन क्यूब थीटा, टेन क्यूब थीटा इक्वल टू 1 बाय 3√3। तो यहां से मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय √3, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाई √3।
और tan थीटा इक्वल टू 1/√3, दैट मीन्स थीटा इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू 30 डिग्री यानी 5/6, 5/6। अब अगर इसको आप डबल डिफरेंशिएट करके चेक करोगे, ठीक है, डबल डिफरेंशिएट करके चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस पॉइंट पर क्या आ जाएगा, मिनिमम आ जाएगा, लेकिन आपको चेक करने का जरूरत नहीं है, एक ही वैल्यू है, ठीक है, ऑप्शन में भी सेटिस्फाइड है, तो आप इसको आंसर लिख सकते हैं। हालांकि आप इसको डबल डिफरेंशिएशन करके या साइन डायग्राम देख के एफ डबल डैश, यानी अगर मिनिमा होगा तो एफ डबल डैश थीटा का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, उस केस में वो निकाल सकते हैं, लेकिन आपको निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग आंसर लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू 5/6, और इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, आपको मिनिमा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 5/6। एंड कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3, यानी थर्ड ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें 2 सर्कल दिए हुए हैं, इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया है, ठीक है, और बताना है कि दोनों सर्कल का क्या क्या हो सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सर्कल हैव सेम सेंटर। देखो सेंटर तो सेम नहीं है, इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है आपको 5,5, ठीक है, और इसका सेंटर क्या है, इसका सेंटर है आपको 11,5, तो दोनों तो सेम नहीं है, यानी फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, ए वाला ऑप्शन जो है रिजेक्ट हो गया। फिर बोल रहा है सर्कल हैव नो मीटिंग पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो आपको चेक करना पड़ेगा सर्कल हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, या टेंजेंट होगा। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेडियस निकाल लो, पहला वाले का, पहले वाले का रेडियस हम लोग r1 लिख लेते हैं, इक्वल टू √g², यानी 25 प्लस 25 और माइनस 41, यानी 50 माइनस यानी 3, इसका रेडियस कितना हो गया, 3। इसी तरह से ये सर्कल का रेडियस r2 कितना लिख सकते हैं, √ऑफ, देखो 121 प्लस 25 माइनस 137, और इसका वैल्यू कितना हो गया आपको, ये हो गया इक्वल टू 121 प्लस 25 यानी 146, 146 माइनस 37 यानी अगेन 9 स्क्वायर रूट, और ये कितना हो गया 3, ठीक है। अब ध्यान से देखो सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये वाला कितना है, C1 है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, C2 है। आप नोटिस करो C1 C2 यानी सेंटर के बीच का डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दोगे या 5 माइनस 11 डायरेक्ट कर सकते हैं, तो 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, 6 आंसर आएगा, ठीक है। यानी कौन से एक्सिस पर लाई कर रहा है, दोनों दोनों का सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट सेम है, यानी आपका जो है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस 6 है, एंड r1 प्लस r2 भी कितना है, r1 प्लस r2 भी 6 है, 3 प्लस 3। इसका मतलब क्या हो रहा है, कुछ इस तरह का सर्कल होगा माय डियर फ्रेंड, और जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर टच करेगा, एक पॉइंट पर क्या कर देगा, टच कर देगा। एक सर्कल ये हो जाएगा एंड दूसरा सर्कल आपका कुछ इस तरह का हो जाएगा, दोनों सर्कल का रेडियस भी क्या है, सेम है, 3 तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। एंड आप नोटिस करोगे कि दोनों जो है यहाँ पर में C1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा C2, और यहाँ पर में ये 3 और ये कितना है 3, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस भी है वो भी कितना है 6 है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि बहुत इजी क्वेश्चन है, एंड ऑप्शन हो जाएगा सर्कल हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, यानी ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और आप बोल सकते हैं कि ऑप्शन थर्ड जो हो जाएगा सर्कल हैव वन मीटिंग पॉइंट, वन मीटिंग पॉइंट का मतलब है कट नहीं करेगा, टेंजेंट हो जाएगा, सर्कल है वन मीटिंग पॉइंट। तो हमारे पास में जो थर्ड ऑप्शन है वो सही हो गया। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें सर्कल का ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट लगेगा। क्वेश्चन है टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट P टू द सर्कल सच दैट द एंगल बिटवीन दीज टू टेंजेंट्स, यानी ये जो एंगल थीटा है इसका वैल्यू दिया हुआ है tan इनवर्स 12/5। फिर बोल रहा है इफ द सेंटर ऑफ द सर्कल इज डिनोटेड बाय C एंड दिस टेंजेंट्स टच द सर्कल एट A एंड B, यानी एक टेंजेंट A पर टच कर रहा है, दूसरा टेंजेंट कहां पर टच कर रहा है, B पर। तो बोल रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल PAB डिवाइड बाय ट्राइंगल CAB, इन दोनों का एरिया का क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। यानी एक ट्राइंगल PAB है, ये जो AB है, व्हाट इज AB, ये AB आपका हो गया कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। हालांकि इसका इक्वेशन लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे पॉइंट P मालूम नहीं है, इसलिए मैं इस AB का इक्वेशन नहीं लिखूंगा, बट AB क्या है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको पता है ना कि अगर P पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ किया A और B पर, तो आपको पता है कि PA इक्वल टू PB, दोनों का लेंथ क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे देखो जरा फोकस करो, तो अगर हम लोग ट्राइंगल PAB का एरिया अगर निकालें तो PAB का एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ इंटू PA इंटू PB इंटू साइन थीटा,
ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला है, हाफ ए बी साइन सी, हाफ बी सी साइन ए, हाफ सी ए साइन बी। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हाफ इंटू पी ए को इंटू पी बी को लिख सकते हैं पी ए का होल स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। और आपको दिया हुआ है यहाँ पर में एक चीज दिया हुआ है आपको कि थीटा यानी टेन थीटा इक्वल टू आपको दिया हुआ है 12/5। टेन थीटा कितना दिया हुआ है 12/5, क्योंकि ये थीटा एंगल दिया हुआ है टेन इनवर्स 12/5, तो आप उसको टेन थीटा को लिख सकते हो 12/5। तो यहाँ से अपन साइन थीटा निकाल सकते हैं, वेरी इजी। साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 13। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका पी यानी 12/13, यानी साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 12/13। चलो साइन थीटा निकल गया। लेकिन आप ध्यान दो, इसको अगर हम लोग जोड़ दें इस तरह से, इसको जोड़ दें इस तरह से, तो आप देख सकते हो कि ट्राइंगल पी ए सी ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ/2, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा θ/2, और ये वाला एंगल भी θ/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो राइट ट्राइंगल में tan θ/2 इक्वल टू सी ए डिवाइड बाय पी ए। एंड व्हाट इज सी ए, ये जो सी ए है वो क्या है, रेडियस है। सी ए कितना है आपको, रेडियस है। रेडियस का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ से रेडियस निकल जाएगा आपको 1। रेडियस कितना आ गया 1, तो यहाँ से आ जाएगा। तो यू कैन राइट फ्रॉम हियर पी ए इक्वल टू कॉट θ/2। पी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट θ/2। इस ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू कॉट स्क्वायर θ/2 into sin theta, and what is the value of sin theta 12/13। तो अभी आपको एक चीज निकालना पड़ेगा, दैट इज cot स्क्वायर θ/2 या cot θ/2 का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो cot θ/2 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखो। यहाँ पर मैं आप अगर इसको यूज करोगे तो आप यहाँ से लिख सकते हो tan थीटा इक्वल टू 2 tan θ/2 डिवाइड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर θ/2, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा आपको 12 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू, अगर इसको हम लोग x मान लें तो वी कैन राइट 2x डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे यहाँ पर में, तो तुम्हें मिलेगा 12x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो वी कैन राइट 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अपन को मिलेगा, तो जब यहाँ से क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे हम लोग तो x का वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा x इक्वल टू 2/3। और जो नेगेटिव वैल्यू आएगा उसको रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो थीटा 0 to पाई लाई कर रहा है इस केस में, तो θ/2 जो होगा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा पॉजिटिव tan θ/2 इक्वल टू 2/3। तो अपन यहाँ से cot θ/2 का कितना लिख सकते हैं, cot θ/2 का वैल्यू यहाँ पर अगर पुट कर दे तो हाफ, और cot θ/2 का वैल्यू 3/2 यानी 9 डिवाइड बाय 4 इंटू 12 डिवाइड बाय 13। तो यहाँ पर मैं ट्राइंगल पीएबी का एरिया जो हो जाएगा, यानी ट्राइंगल पीएबी का एरिया हम नेक्स्ट स्लाइड में लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं ट्राइंगल पीएबी का जो एरिया हो जाएगा दैट विल बी हाफ इंटू 9/4 इंटू 12/13, हाफ इंटू 9/4 इंटू 12 डिवाइड बाई 13। इसको फटाफट कैंसिल करो, ये हो जाएगा यहाँ पर में 3, ठीक है। तो वी कैन गेट 27 डिवाइड बाई 26। नाउ ट्राइंगल CAB का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू रेडियस यानी CA इंटू CB इंटू साइन ऑफ 180 माइनस थीटा।
तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी ए इंटू सी बी कितना है 1, और ये कितना हो गया साइन थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, साइन थीटा का वैल्यू आया हुआ है तुम्हें 12/13। साइन थीटा का वैल्यू है 12/13 यानी 12 डिवाइड बाई 26। तो रेशियो, जो रेशियो रिक्वायर्ड है किसका, पी ए बी और सी ए बी का, तो रेशियो का आंसर हो जाएगा 27 डिवाइड बाई 16, ठीक है, और डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 26। तो 26 कैंसिल, ये आ गया 27 डिवाइड बाई 12, और 27/12 यानी 9 इंटू 3 इंटू 9 और 3 इंटू 4 यानी 9 divided by 4 will be the correct answer। 9 divided by 4 will be the correct answer। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 will be the correct answer। ऑप्शन 2 will be the correct answer, ठीक है। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है, दो सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है। बोल रहा है अब दोनों सर्कल के बारे में ऑप्शन दिए हुए हैं कि दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है या इंटरसेक्शन कर रहा है या टच कर रहा है, इस तरह के ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट कि आपको C1 C2 और R1 प्लस R2 इस तरह से हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो सेंटर हो जाएगा C1, इसके कोऑर्डिनेट कितना हो जाएंगे 2gx 2fy यानी 5,5, ठीक है। इसी तरह से ये जो सर्कल होगा C2 इसके सेंटर कितना हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5। नाउ अगर आप C1 C2 लिखोगे तो C1 C2 का वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो 8 - 5 यानी कितना हो गया 3। और इसका जो रेडियस है, इसका रेडियस कितना है R1, R1 का वैल्यू आप लिख सकते हो √g² यानी √50 - 41, ये कितने के बराबर हो गया 3। इसी तरह से इसका जो रेडियस R2 होगा इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, ये हो गया 64 + 25, 64 + 25, 64 + 25, ठीक है, 64 + 25 माइनस 80, और इसका वैल्यू भी कितना हो गया 3। और आप देख सकते हो R1 + R2 का वैल्यू कितना हो गया 6। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेंटर के बीच का डिस्टेंस, यानी आप बोल सकते हो कि C1 C2 से ज्यादा है R1 + R2। C1 C2 से ज्यादा कितना है R1 + R2। इसका मतलब है कुछ इस तरह का सर्कल होगा एंड जो सेकंड सर्कल होगा इस तरह से आपको क्या करेगा इंटरसेक्ट कर जाएगा, तभी ये वाला केस पॉसिबल होगा। क्योंकि C1 C2 का बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, घट गया, और ये जो R1 + R2 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला केस हो जाएगा। तो इस केस में आप देख सकते हो कि दो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन को देखते हैं, यानी करेक्ट नहीं पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स इज द एवरेज ऑफ रेडियस ऑफ बोथ द सर्कल्स। बिल्कुल सही बोल रहा है। R1 + R2 का एवरेज कितना हो जाएगा, यानी R1 + R2/2 यानी 3 + 3/2 यानी कितना हो गया 3। यानी ये C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस R1 और R2 का एवरेज, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। अगेन पूछ रहा है बोथ सर्कल्स सेंटर लाई इनसाइड रीजन ऑफ वन अनदर, यानी एक दूसरे का सेंटर इनसाइड में लाई करेगा। अगर सेंटर इनसाइड में लाई करता तो कुछ इस तरह का फिगर आपको बन जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, ये वाला नहीं है, यानी ऑप्शन 2 क्या है इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन 2 क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया। बाकी ऑप्शन को आप चेक भी कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, आपके सामने 4 सर्कल दिए हुए हैं, ठीक है, फिर चारों के सेंटर्स को 1 बाय 1 करके जोड़ा जा रहा है। तो बोल रहा है जो फिगर बनेगा वो फिगर किस तरह का बनेगा, ठीक है। तो सर्कल जो है, पहला सर्कल M सर्कल दिया हुआ है x² + y² = 1। इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इसका सेंटर हो जाएगा 0, 0। अगेन जो सेकंड सर्कल है डियर फ्रेंड, उसका इक्वेशन दिया हुआ है x² + y² - 2x = 0। इसका सेंटर हो जाएगा आपको 1, 0।
जो थर्ड सर्कल है वो तीनों का नाम दिया हुआ है, ठीक है, चारों का नाम दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके सेंटर है आपको 1,1 एंड जो पी सर्कल है उसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। इसका सेंटर हो गया 0,1। अब आपको बोला गया है सेंटर ऑफ सर्कल M इज जॉइंट विद सेंटर ऑफ सर्कल N, फर्दर सेंटर ऑफ N इज जॉइंट विद सेंटर ऑफ O, center of circle O is joined with center of circle P, lastly the center of circle P is joined with the circle of center of circle of M। तो the lines form the sides of A, यानी सारे सेंटर्स को जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो सारे सेंटर्स को अगर आप जोड़ दोगे तो कुछ इस तरह का फिगर आपको बन जाएगा। आप ध्यान से देखो, सारे सेंटर को अगर जोड़ दो तो कौन सा, एक तो 0 0, ये 1 0, ये 1 0, ये 1,1 और ये 0,1। तो कुछ इस तरह का फिगर बन जाएगा। आई होप समझ में आप, है ना, इस तरह का फिगर बन जाएगा, ये वाला पूरा फिगर। तो ये जो फिगर है डियर फ्रेंड, आप देख सकते हो सारे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है ना, सारे लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है। और अगर हम सारे साइड्स को अगर यहाँ पर ये कर लें, मेजर कर लें, ए बी सी डी, सारे का लेंथ आप देख सकते हो, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए डी, और इन सब का वैल्यू कितने के बराबर है, 1 के बराबर है। इसका मतलब है ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, एंड ऑप्शन 2 क्या है, स्क्वायर है। क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन में, आप उसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो है आपको डायग्राम बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी इस क्वेश्चन से आपको डायग्राम आपको बनाना है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम लोग क्वेश्चंस को पढ़ते हैं 1 बाय 1 करके, एक एक लाइन को, और उसके बाद फिर हम लोग जो है जो डाटा दिया हुआ उसको हम लोग पुटअप करके डायग्राम बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, लेट एबीसीडी बी ए स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ यूनिट लेंथ। एबीसीडी एक स्क्वायर है यूनिट लेंथ साइड का। लेट ए सर्कल C1 सेंटर्ड एट A विथ यूनिट रेडियस इज ड्रॉन। यानी सबसे पहले क्या करो, एबीसीडी का स्क्वायर ड्रॉ कर लो, और वो स्क्वायर को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अलाइन कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ अलाइन कर सकते हैं। यानी सबसे सिंपल क्या होता है कि एक्स एक्सिस को एक साइड ले लो स्क्वायर का, वाई एक्सिस को एक साइड ले लो, और इस तरह का अगर स्क्वायर हम लोग यहाँ बना दे, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, यहाँ पर कहीं ना कहीं सी होगा और यहाँ पर कहीं ना कहीं डी, तो हम लोग ने एक स्क्वायर इस तरह से हम लोग फ्रेम कर सकते हैं। एबीसीडी इज स्क्वायर, इस तरह का एक स्क्वायर हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। ये स्क्वायर का साइड कितना है, 1 यूनिट है, ये स्क्वायर का साइड है 1 यूनिट, यानी दिस लेंथ मस्ट बी 1। अगेन आपको ये बोला गया है सेकंड लाइन में, एक सर्कल C1 ड्रॉ किया गया है जिसका सेंटर कहां पर है, ए पर है, सर्कल का सेंटर ए पर है, और इसका रेडियस क्या है, यूनिट है। दैट मीन्स एक सर्कल ड्रॉ होगा, है ना, और वो सर्कल किस तरह का होगा, इस तरह का आर्क टाइप से एक सर्कल हो जाएगा इस तरह से। आप चाहे तो इस सर्कल को इधर एक्सटेंड कर सकते हैं, बट ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। मुझे फर्स्ट पार्ट में ही ये मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो आर्क है ये सर्कल है, ठीक है। और ये कौन सा सर्कल है, ये सर्कल आपका C1 है। कैसे ड्रॉ किया, एक सर्कल है जिसका रेडियस 1 है, दैट मीन्स ये ए बी और ए डी सर्कल C1 का क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा, और सेंटर कहां पर है, ए पर। अगेन आपको बोला गया अनदर सर्कल C2 विच टचेस C1, यानी C2 जो है आपको C1 को क्या करेगा, टच करेगा। तो C2 सर्कल आपको C1 को टच करेगा, और बोल रहा है AD एंड AB, यानी एक्स और वाई एक्सिस वो C2 का क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कुछ इस तरह का सर्कल होगा जो ये C1 को इंटरनली टच करेगा, एंड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को भी टच करेगा। और ये जो सर्कल है, रेड वाला जो सर्कल हम लोग ने ड्रॉ किया है, दिस सर्कल इज C2। ये कौन सा सर्कल है, C2 हो गया माय डियर फ्रेंड। चलो वेरी गुड। फिर आपको बोला गया है लेट ए टेंजेंट लाइन फ्रॉम द पॉइंट C, यानी C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। वो C2 सर्कल को मीट कर रहा है द साइड AB एट E, यानी यहां से C पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, और वो टेंजेंट जो है AB को E पॉइंट पर कट करेगा, यानी इस तरह का कुछ हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह का अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें, ये जो टेंजेंट होगा इस तरह का, ठीक है।
तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, ये ई पॉइंट पर आपका टच किया। तो आपको बोला जा रहा है ये जो EB है माय डियर फ्रेंड, EB का लेंथ आपको निकालना है अल्फा प्लस √3 इंटू बीटा, यानी EB इस फॉर्मेट में होगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको निकालना है वेयर अल्फा बीटा इंटीजर। अल्फा बीटा क्या है, इंटीजर है। तो इतना डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, विदाउट विच वी कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पता चल गया कि C1 एंड C2 जो है ये इंटरनली टच कर रहा है। कैसे टच कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है, एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। और ये जो C2 सर्कल है ये किसको भी टच कर रहा है, C2 वाला एक्स एंड वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। C2 वाला एक्स और वाई एक्सिस को भी क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो ये डायग्राम बनाना बहुत जरूरी था। अब हम लोग फटाफट इक्वेशन पे आते हैं, ठीक है। देखो इक्वेशन निकाल लेंगे और अगर आप गौर से देखोगे तो ये सी पॉइंट क्या हो जाएगा 1,1, ये सी पॉइंट 1,1, ये बी पॉइंट हो जाएगा 1,0 और ये जो डी पॉइंट हो जाएगा दैट विल बी 0,1 और ए पॉइंट 0,0 ओरिजिन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ C1 लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ C1 का सेंटर कहां पर है, ए पॉइंट पर है, यानी C1 का सेंटर 0,0 और रेडियस कितना है C1 का 1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ C1 x माइनस 0 का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम लोगों ने फर्स्ट नंबर इक्वेशन दे दिया, एक नंबर इक्वेशन इसको दे दिया, ठीक है। इसी तरह से मैं ये मान सकता हूं इक्वेशन ऑफ C2 लिखना है मुझे, वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ C2। ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि C1 और C2 का इक्वेशन निकाल लेंगे तो क्वेश्चन टैंजेंट से इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, जब हम लोग C2 का इक्वेशन लिखेंगे और जो C2 सर्कल है आपको बताया गया है एक्स एंड वाई एक्सिस को टच कर रहा है, इसमें कॉन्सेप्ट लगता है अगर कोई भी सर्कल एक्स और वाई एक्सिस को टच कर रहा है तो इसका सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा, सॉरी ठीक है। ये सेंटर को हम अल्फा नहीं लेंगे क्योंकि अल्फा ऑलरेडी हमारे पास वेरिएबल में है, तो बेटर इसको हम r, ले सकते हैं। इसको क्या ले सकते हैं, r, यानी हम इसको सेंटर को ले लेंगे r, और इसका जो ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, और इसका जो रेडियस हो जाएगा दैट विल बी ऑल्सो इक्वल टू r, मॉड ऑफ r, है ना। और यहां पर में जो सेंटर r, होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, C2 सर्कल। ये C2 कौन से क्वाड्रेंट का सर्कल है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। यानी जो भी r होगा वो मस्ट भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो देखो ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर सर्कल x और y एक्सिस को टच करता है तो उसका सेंटर का दोनों कोऑर्डिनेट सेम होता है और उसी का जो मैग्नीट्यूड होगा दैट विल बी इक्वल टू रेडियस। तो C2 का इक्वेशन फटाफट लिख लेते हैं, x माइनस r का होल स्क्वायर प्लस y माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये सेकंड नंबर इक्वेशन हो गया, इट इज द इक्वेशन ऑफ C2। तो अब यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कौन सा कॉन्सेप्ट है, हम इंटरनली की बात कर रहे हैं कि अगर दो सर्कल इंटरनली टच करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि इस क्वेश्चन में मल्टीपल कॉन्सेप्ट आपको रिवीजन हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर C1 एंड C2, यानी C1 और C2 के बीच जो सेंटर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यानी एक का रेडियस R है और दूसरे का रेडियस कितना है 1, ठीक है, यानी R1 माइनस R2। तो यहां पर मैं एक का सेंटर 0,0, एक का r, तो हम यहां पर ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस फॉर्मूला को इक्वेट करें तो यहां से आपको एक रिलेशन इस तरह का मिलेगा कि अंडर रूट ऑफ r माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस r माइनस 0 का होल स्क्वायर, दोनों के बीच का दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस इक्वल टू एक का रेडियस कितना है r है और दूसरे का लेंथ 1, यानी मॉड ऑफ r माइनस 1। और जब इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, यहां पर में क्वाड्रेटिक अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा, स्क्वायरिंग कर दे रहे हैं तो 2r स्क्वायर, यहां पर 2r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर माइनस 2r प्लस 1। तो यहां से आपको बन जाएगा r स्क्वायर प्लस 2r माइनस 1, और जब यहां से r का वैल्यू लिखोगे तो r इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। तो यहां से r का वैल्यू हो जाएगा -1 प्लस माइनस √2, है ना, -1 प्लस माइनस √2। और यहां पर में जब हम लोग r का वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव वाला रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो r का वैल्यू ऐसे भी आपको नेगेटिव होना नहीं है ना। तो r इक्वल टू आ जाएगा √2 -1, √2
-1। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। यहाँ पर मैंने बताया ना कि r मस्ट बी ग्रेटर देन 0, जो भी r का कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि सेंटर आपने r, लिया हुआ है ना, ये r, लिया हुआ है, तो r का आंसर आ गया √2 - 1। अभी r का वैल्यू आया है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, तो r का वैल्यू आ गया। अब हम ये करेंगे, यहाँ पर सेकंड कॉन्सेप्ट ये लगेगा कि ये जो CE लाइन है टेंजेंट है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इसका सेंटर, अगर इसका सेंटर को हम लोगों ने C2 ले लिया, ठीक है, या कुछ भी ले लो, यहाँ पर मैं इसको सेंटर को P ले लूं यहाँ पर तो ये सेंटर से ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के, है ना। यहाँ पर m ले लिया, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो CE है ये टेंजेंट का इक्वेशन हम फटाफट लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऐसा लिख दें, यहाँ पर नाउ सेकंड स्लाइड में हम लोग चलते हैं। अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ CE लिख दें, है ना, ये कौन सा पॉइंट से पास कर रहा था, 1,1 से पास कर रहा है, और मैंने इसका स्लोप को m ले लिया, तो CE का इक्वेशन को लिख सकते हैं इस तरह से, y - 1 इक्वल टू m इंटू x - 1। मैंने जानबूझ के इस तरह से ले लिया, और ये m क्या है, m यहाँ पर में स्लोप किसका है, CE का, स्लोप ऑफ CE, ठीक है। तो यहां से इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो बनेगा y इक्वल टू mx प्लस, यहां पर +1 माइनस m। इसको मैंने थर्ड नंबर इक्वेशन दे दिया। अब ध्यान से देखो, अगर ये CE है, ठीक है, और ये जो CE है ये क्या है, टेंजेंट है, यानी यहां लिख सकते हैं इक्वेशन 3 इज टेंजेंट टू C2 सर्कल। ये C2 सर्कल का क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तो वह उसका फॉर्मूला क्या होता है कि लेंथ, जो यहां पर मैं तीसरा कॉन्सेप्ट लगेगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू टेंजेंट इक्वल टू रेडियस। ये किसके बराबर हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। और इसका रेडियस कितना था, मैंने r लिए, अभी r में ही लिखते हैं, ठीक है। तो mr माइनस सेंटर का कोऑर्डिनेट r था, तो mr माइनस r प्लस 1 माइनस m डिवाइड बाई √1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू, यहां पर में कितना था, रेडियस, वो r के बराबर है। ये रेडियस कितना है, ये रेडियस ऑलरेडी r के ही बराबर है, तो ये r के बराबर हो जाएगा, है ना। तो इसको लिख देते हैं इक्वल टू r, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से देखो, यहां से m माइनस 1 और 1 माइनस m कॉमन आ जाएगा, यानी 1 माइनस m इंटू, इसको अगर होल स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो 1 माइनस m का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर 1 माइनस m किया तो यहाँ पर में बन गया 1 और 1 माइनस r, यानी 1 माइनस r का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखो r का वैल्यू आपको आया हुआ था कितना, r का वैल्यू आपको आया था r इक्वल टू √2 - 1, आपको r का वैल्यू आया था √2 - 1। तो इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा। अब यहाँ पर कैलकुलेशन भी थोड़ा सा लंबा है, तो ध्यान से कैलकुलेट करना है। तो आप इसको लिख सकते हो 1 माइनस m का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो 1 माइनस √2 प्लस 1, यानी 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट इट एज 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर, यानी 4 प्लस 2 माइनस 4 इंटू √2 इक्वल टू r स्क्वायर, यानी √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको लिख देंगे √2 का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस 2 √2 इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं देखो बहुत सारा टर्म्स कैंसिल हो जाएगा, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, ये वाला टर्म हो जाएगा 6 माइनस 4 √2 और ये 3 माइनस 2 √2, यानी यहाँ से इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो ये फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लोगे तो 2 इंटू, यानी 6 माइनस 4 √2। तो यहाँ पर मैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 2 इक्वल टू 1
इधर में 1 प्लस एम स्क्वायर। तो वापस अगर इसको हम लोग सॉल्व करें क्वाड्रेटिक को यहाँ पर में, ठीक है, तो आपको मिल जाएगा एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से m के वैल्यूज आ जाएंगे माइनस p, यानी 4 प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो गया b स्क्वायर 16 माइनस b स्क्वायर माइनस 4 यानी 12, यानी 2√3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से m के दो वैल्यूज आएंगे, व्हाट विल बी द वैल्यूज? एक वैल्यू आएगा m इक्वल टू 2 प्लस √3 और m इक्वल टू 2 माइनस √3। अब ध्यान से देखो कौन सा वाला, यहाँ पर में दोनों तो होगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों में से कोई एक होगा और कोई एक नहीं होगा। अब देखो इसमें से ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल हो जाएगा, m इक्वल टू 2 प्लस √3। क्यों ऐसा होगा? तो वापस डायग्राम पे हम लोग चलते हैं, ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर में। तो आप इसको देखो, यहाँ पर मैं डायग्राम को देखो ध्यान से, ये जो लाइन होगा ये 0 0 है, ये अल्फा अल्फा, ये लाइन क्या हो जाएगा, ये जो लाइन होगा इस लाइन का स्लोप यानी जो AC हो जाएगा, देखो यहाँ पर में ये अल्फा अल्फा, ये AC जो हो जाएगा इसका जो ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री होगा, यानी AC का जो tan थीटा हो जाएगा ये कितने के बराबर होगा? 1 होगा। AC का tan थीटा कितना होगा? 1 होगा। ये अल्फा कमा अल्फा है, इसलिए ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। ये कौन सा लाइन है? दिस लाइन इज y इक्वल टू एक्स लाइन है। तो अगर ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, इसका tan थीटा कितना है? 1 है। तो ये जो लाइन होगा CE, इसका स्लोप क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। आप देखो इसका एंगल कितना होगा? ये CE का स्लोप 1 से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आप थोड़ा स्ट्रेट लाइन को देखो, ये ज्यादा टिल्टेड है टू y एक्सिस, यानी इसका एंगल CE का एंगल ये ज्यादा एंगल है इसके साथ x एक्सिस में। तो हम बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ CE मस्ट बी ग्रेटर देन 1 यहाँ पर में। तो यहाँ से आ जाएगा स्लोप ऑफ CE, यहाँ पर लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ CE ग्रेटर देन 1 से बड़ा होगा। तो ये वाला क्या हो गया? रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ये वाला वैल्यू क्या है? 1 से छोटा है, यानी m इक्वल टू 2 प्लस √3, यानी जो CE का इक्वेशन आया दैट विल बी y माइनस 1 इक्वल टू 2 प्लस √3 इंटू x माइनस 1। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर? अब ये बोल रहा है कि ये CE जो है x एक्सिस को E पॉइंट पर कट किया है ना, E पॉइंट पर कट किया है, और ये EB का लेंथ निकालना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये x एक्सिस का पॉइंट निकालने के लिए CE में y को क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, यानी CE में यहाँ पर क्या कर दूंगा? x एक्सिस के लिए अगर ये x एक्सिस को इंटरसेक्शन करेगा और पॉइंट E के लिए आप क्या करोगे? y इक्वल टू, यहाँ से अगर इसको सॉल्व करें हम लोग, y इक्वल टू 0 यानी -1 इक्वल टू, ये पूरा ब्रैकेट है, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है ना, क्योंकि ये m का वैल्यू हो गया। तो -1 इक्वल -1 डिवाइड बाई 2 प्लस √3 इक्वल टू x माइनस 1। तो यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा आपको, यहाँ पर इसको रैशनलाइज कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर में आपको मिलेगा -1 इंटू यहाँ पर में 2 माइनस √3 और डिवाइड बाई कितना हो गया? 1। तो यहाँ से x का आंसर आ जाएगा x इक्वल टू, देखो ये -1 यानी -1 प्लस √3, x का वैल्यू कितना हो गया? -1 प्लस √3। तो ये वाला जो E पॉइंट आ गया, यहाँ पर में ये जो E पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट आ गया -1 प्लस √3। अच्छा, अब अगर BE लेंथ निकालना है तो BE कितना हो जाएगा? 1 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा लेंथ कितना है? 1 है, और ये वाला यहाँ पर में E का कोऑर्डिनेट आ गया। तो BE को हम लिख सकते हैं, यानी अब हम लिखेंगे यहाँ पर में BE का लेंथ हो जाएगा BE इक्वल टू 1 माइनस x, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस √3। तो यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू 2 माइनस √3। और आपको BE का लेंथ कितना दिया हुआ है? BE का लेंथ ये दिया हुआ है, कंपेयर करने पर अल्फा प्लस √3 इंटू बीटा, और अल्फा बीटा क्या इंटीजर है, तो ये वाला वैल्यू अल्फा हो जाएगा, और यहाँ पर में जो बीटा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? -1। बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? -1, यानी अल्फा इक्वल टू 2 एंड बीटा इक्वल टू -1। तो आपको जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालना है, इट विल बी इक्वल टू 1।
डियर फ्रेंड्स, हमारे पास हाइपरबोला का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने में पढ़ लेते हैं और उसका डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कंसीडर हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 2y² इक्वल टू 4। इस हाइपरबोला को h बोला गया है। फिर बोल रहा है टेंजेंट एट ए पॉइंट p 4, यानी 4, कोई पॉइंट होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये p पॉइंट है, ठीक है। फिर बोल रहा है टेंजेंट एट 4, मिड्स द एक्स एक्सिस एट q, यानी ये जो टेंजेंट है आप देख रहे हो एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट किया, q पर कट किया। फिर बोल रहा है एंड लेटस रेक्टम एट आर, यानी टेंजेंट जो है लेटस रेक्टम को आर पर कट किया। ये लाइन लेटस रेक्टम है, आर एफ आर डेफ, ये लेटस रेक्टम है, इसको आर पर कट किया। और ये जो आर का एक्स कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 0, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये काट रहा है x1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो गया। फिर बोल रहा है f इज द फोकस ऑफ h, f जो है फोकस है h का, जो कि नियरर टू द पॉइंट p, यानी इस पॉइंट p के जो नियरर में एक फोकस f है और दूसरा फोकस क्या है, f डैश है, लेकिन आपको नियरर वाला लेना है तो नियरर वाला कौन सा हो जाएगा, f फोकस हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्यू एफ आर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्यू एफ आर, यानी जो जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर पॉइंट है लेटस रेक्टम और टेंजेंट का इंटरसेक्शन, ये टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन क्यू, और ये जो फोकस है एफ है। तो सबसे पहले क्या करो, ये लेटस रेक्टम को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करके फोकस का कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं x² 4 - y² 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपको मिला a² इक्वल टू 4 और b² का वैल्यू मिला 2। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला b² इक्वल टू a² इंटू e² -1 याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा देखो 2 डिवाइड बाई 4 यानी 1/2, यानी 2 डिवाइड बाई 4 यानी 1/2 इक्वल टू e² -1। तो यहाँ से e का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर √3/2 यानी अंडर रूट ऑफ 3/2, यानी 3/2 का स्क्वायर रूट, ये e का वैल्यू मिल गया। आपको फोकस का कोऑर्डिनेट पता होता है, ए ई कॉमा क्या होता है 0, फोकस का कोऑर्डिनेट। तो यहाँ से लिख सकते हैं f का कोऑर्डिनेट, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 3/2 कॉमा 0। तो यहाँ से जो फोकस मिल जाएगा दैट विल बी √6 कॉमा 0। तो फोकस का कोऑर्डिनेट मिल गया √6 कॉमा 0। अगेन ये जो लाइन है, ये जो लाइन है लेटस रेक्टम एल आर, इसका इक्वेशन आप लिख सकते हो। ये लाइन किसके परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी वाई के पैरेलल है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा √6, एक्स इक्वल टू √6। ये लेटस रेक्टम का क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ये आपका लेटस रेक्टम का इक्वेशन होगा। अगेन आपको सबसे पहले क्या करना है, एच का टेंजेंट निकालना है पी पॉइंट पर, यानी आप लिख लो यहाँ पर मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी 4, √6, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपको पता है, p इक्वल टू 0 वाला जो फॉर्मूला लगा देंगे, बिकॉज ये जो पॉइंट है p4, √6 ये कहाँ लाई कर रहा है, हाइपरबोला पर सेटिस्फाई कर रहा है, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप चेक करके देख सकते हो, 4 का स्क्वायर 16 - 2 इंटू √6 का स्क्वायर, यानी 14 - 2 16 - 12 इक्वल टू 4 सेटिस्फाई कर रहा है। तो p इक्वल टू 0 यानी x इंटू x1 कितना हो जाएगा 4 - 2 y इंटू √6 इक्वल टू कितना हो गया 4। तो यहाँ से आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस √6y, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो 2x माइनस √6y इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से आपको क्या मिला, देखिए अगर आप बोलोगे क्यू पॉइंट, अगर आपको क्या निकालना है, क्यू पॉइंट निकालना है, तो क्यू पॉइंट के लिए क्या कर देंगे, टेंजेंट में, ये टेंजेंट में y को क्या पुट कर देंगे 0, y को यानी 0, यानी क्यू पॉइंट के लिए y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। तो y को 0 पुट कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यानी ये जो क्यू पॉइंट मिल गया, ये क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1,0, 1,0। अब ध्यान दो माय डियर फ्रेंड, यहाँ से जो ये लेटस रेक्टम है, इसमें x का वैल्यू कितना पुट कर देंगे, √6 पुट कर देंगे, x का वैल्यू √6 पुट कर देंगे तो आपको r का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यानी अगर आप y कोऑर्डिनेट ऑफ r लिखते हो, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ r, y कोऑर्डिनेट ऑफ r के लिए x इक्वल टू √6 को पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है, ये वाले इक्वेशन में। तो पुट कर दीजिए, यानी 2 इंटू √6 माइनस √6y
इक्वल टू 2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, यहाँ से y का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 6 - 1, अंडर रूट 6 - 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 6, यानी दिस विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 6 - 1 डिवाइड बाई पूरा का रूट 6 है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो एफ आर हो जाएगा, एफ आर क्या हो जाएगा, एफ आर विल बी वाई कोऑर्डिनेट। ये पूरा लेंथ कितना हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर का। तो एफ आर इक्वल टू लिख सकते हो 2 इंटू अंडर रूट 6 - 1 डिवाइड बाई रूट 6। ठीक है, अब आपको एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है क्यू आर एफ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्यू आर एफ। तो सबसे पहले क्या करो, आपको क्यू का कोऑर्डिनेट पता चल गया है 1, 0, और एफ का कोऑर्डिनेट पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट 1, 0 है, और आपको एफ का कोऑर्डिनेट पता चल गया है √6, 0। तो क्यू एफ निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से अंडर रूट 6 - 1। ठीक है, इसी तरह से आपको एफ आर भी निकल गया है, यहाँ पर में एफ आर भी निकल गया, ये पूरा हाइट। तो एफ आर कितना है, एफ आर का वैल्यू है आपको, यानी एफ आर का वैल्यू आपको है 2 इंटू अंडर रूट 6 - 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6। तो आपको निकालना था एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एफ आर, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू एफ आर, तो इसका आंसर हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू क्यू एफ इंटू एफ आर। तो सॉल्व कर दो फटाफट। तो 1/2 2 अंडर रूट 6 - 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 6 इंटू अंडर रूट 6 - 1। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 2 कैंसिल हो गया, और आप लिख दोगे इसको अंडर रूट 6 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट 6। तो ये कितना हो जाएगा, 6 + 1 7 -2 √6 डिवाइड बाई √6। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, 7 - 2 √6 डिवाइड बाई √6। और कौन सा ऑप्शन है डियर फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा थर्ड ऑप्शन। आप देख सकते हो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, 7 - 2 √6 डिवाइड बाई √6, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चैलेंजिंग क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है सर्कल पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला का इस जेईई 2021 के जो मार्क अटेम्प्ट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, बहुत शानदार है, मैंने डायग्राम बना लिया, आपको समझाते हैं। क्वेश्चन है स्क्वायर एबीसीडी हैज ऑल इट्स वर्टिसेस ऑन द कर्व x² y² = 1, द मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड्स आल्सो लाई ऑन द सेम कर्व, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ एबीसीडी। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चा, यहाँ पर में एक स्क्वायर है, देखो ए बी सी और डी, ये स्क्वायर के सारे वर्टिसेस इस कर्व पर लाई कर रहे हैं। ये दो कर्व है बेसिकली, कौन सा कर्व है, xy = 1 एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, और xy = -1 ये दो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आपका ये वाला रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट, एंड दूसरा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है सेकंड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। इस तरह से आपको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, तो ध्यान देना है बच्चा, आपको बोल रहा है कि स्क्वायर के चारों वर्टिसेस इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में लाई कर रहा है, और इसका जो मिड पॉइंट्स है, हर साइड का जो मिड पॉइंट होगा ये भी कहाँ लाई करेगा, इस कर्व पर लाई करेगा। यानी एक मिड पॉइंट ये वाला हो गया आपका, आप देख सकते हो। ठीक है, एक मिड पॉइंट क्या है P, ये वाला Q, ये वाला R और ये वाला S, ये चारों मिड पॉइंट भी इसी कर्व पर लाई कर रहा है। तो सबसे पहले आपको एबीसीडी का जो एरिया है उसका स्क्वायर बताना, स्क्वायर का वैल्यू निकालना, स्क्वायर ऑफ द एरिया, यानी एबीसीडी का जो एरिया होगा उसका स्क्वायर का आंसर निकालना है। ठीक है, एबीसीडी का स्क्वायर नहीं, एबीसीडी जो एरिया है, एरिया का स्क्वायर आपको निकालना है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पैरामेट्रिक पॉइंट आपको लेना पड़ेगा। आपको पता है कि इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है, अपन इसको ले सकते हैं इस पर दो वर्टेक्स लाई करेंगे, एक ए वर्टेक्स और ये वाला वर्टेक्स, इसको लिख सकते हैं T1, 1/T1। यानी अगर आप ए पॉइंट को देखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको लिख सकते हैं T1, 1/T1। इसी के अपोजिट जो सी वाला वर्टेक्स हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं
क्योंकि स्क्वायर है ना, तो इसको लिख सकते हैं माइनस T1 कॉमा -1/T1। इसी तरह से ये जो बी और डी वाला वर्टेक्स होगा वो इस हाइपरबोला पर लाई करेगा, ये वाला सेकेंड और फोर्थ वाला। तो यहाँ पर अपन जो डी कोऑर्डिनेट होगा उसका वर्टेक्स लिख सकते हैं, डी कोऑर्डिनेट का वर्टेक्स -T2 कॉमा 1/T2, और इसके जो अपोजिट वाला वर्टेक्स हो जाएगा बी, ये जो बी वर्टेक्स होगा ये सेम कर्व पे लाई करेगा, तो इस पर आ जाएगा T2 कॉमा -1/T2। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये T1 क्या हो जाएगा, T1 भी ग्रेटर देन जीरो, T1 भी ग्रेटर देन जीरो है, एंड T2 भी क्या है, ग्रेटर देन जीरो। T1 ग्रेटर देन जीरो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया, और T2 ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये डी वाला आपका सेकंड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो बी है ये फोर्थ क्वाड्रेंट का पॉइंट हो गया। अब इनका जो मिड पॉइंट्स है, इनका मिड पॉइंट्स है, जैसे ए और बी का मिड पॉइंट, ए और बी का मिड पॉइंट, तो ए और बी का मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पर पी है। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हो T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/T1 माइनस 1/T2 डिवाइड बाई 2। ये पी पॉइंट भी कहाँ लाई कर जाएगा, ये आपका लाई कर जाएगा कौन से क्वाड्रेंट, देखो ये वाला कर्व पर लाई कर रहा है, ये बेसिकली लाई कर रहा है xy इक्वल टू 1 पर, xy इक्वल टू 1 पर। इसको बैठा दो यहाँ पर में, इसको बैठा दोगे तो आपको मिल जाएगा T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 इंटू, जब एलसीएम ले लेंगे तो आपको मिलेगा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 डिवाइड बाई 2 टाइम्स T1 इंटू T2 इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर में इस वाले पार्ट को कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक रिजल्ट हमें यूज करना है। अब एक बात मुझे बताओ कि अगर ये अपोजिट वर्टेक्स है, और आप देखो यहाँ पर में ए और सी का मिड पॉइंट, ए और सी का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी डायगोनल कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन पर। आप देखो ये जो अगर ये स्क्वायर है, इसके डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से इंटरसेक्ट करेंगे ओरिजिन पर, यानी डायगोनल जो होगा वो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डायगोनल अगर ओरिजिन पर इंटरसेक्ट करेगा और यहाँ इंटरसेक्ट कर भी रहा है, इन दोनों का ए और सी का मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, सॉरी ए और सी का T1 माइनस T1, यहाँ पर में मिड पॉइंट हो जाएगा T1 माइनस T1 कितना हो जाएगा, जीरो, और 1/T1 माइनस 1/T1 ये भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी ए और सी का मिड पॉइंट, इसी तरह से बी और डी का मिड पॉइंट भी कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, आपको जीरो 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 पर इंटरसेक्ट करेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि AC परपेंडिकुलर होगा किसके, BD के, वो तो किस स्क्वायर है, स्क्वायर में डायगोनल्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो स्लोप का अगर फॉर्मूला निकालूंगा ए और सी से, तो ए और सी से क्या स्लोप हो जाएगा, स्लोप यानी M1 इंटू M2 कितना हो जाएगा, -1, स्लोप का फॉर्मूला। तो इन दोनों का स्लोप हो जाएगा T1 प्लस T1 यानी 2T1। ठीक है, यानी इन दोनों का स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा 1/T1 प्लस 1/T1 यानी 2/T1 डिवाइड बाई 2T1 इंटू ये बी और डी का जो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, देखो T2 प्लस T2 कितना हो जाएगा, 2T2, या 1/T1 1/T2 प्लस 1/T2 यानी हो जाएगा 2/T2 डिवाइड बाय, यहाँ -T2 यानी -2T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर में -1। ठीक है, तो यहाँ पर में आपको क्या क्या हो रहा है, आप यहाँ पर में देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर में T1 स्क्वायर, यहाँ पर भी T2 स्क्वायर, और यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, यानी T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 1, T1 स्क्वायर इंटू T2 स्क्वायर इक्वल टू 1, और T1 और T2 दोनों क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो आपको मिलेगा T1 इंटू T2 इक्वल टू 1, -1 वाला रिजेक्ट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ने पहला ही क्वेश्चन बनाया, जो क्वेश्चन का पैरामीट्रिक पॉइंट लिया हुआ है वहां पर हम लोग ने यहाँ पर आपको लिख दिया है कि T1 इज ग्रेटर देन जीरो एंड T2 इज ग्रेटर देन जीरो। तो T1 T2 का प्रोडक्ट कितना होना का, ग्रेटर देन जीरो, तो -1 वाला नहीं होगा, 1 होगा। अब अगर इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखो T1 T2 का वैल्यू कितना हो गया, 1, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा T2 स्क्वायर
माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 4, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का वैल्यू आ गया 4। अब अगर हम लोग यहाँ से टी वन स्क्वायर और टी टू स्क्वायर का वैल्यू निकाले तो हम अपन इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए अब अगला स्लाइड में। ठीक है, यानी अब हमें क्या करना है, टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का वैल्यू निकालना है यूजिंग द फॉर्मूला टी वन टी टू इक्वल टू 1 एंड टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर इक्वल टू 4। हम नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं। हम अगर ऐसा लिख दें टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 4 टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो टी टू स्क्वायर माइनस टी वन स्क्वायर का वैल्यू 4 रखना और यहाँ पर कितना रखना है 1। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिलेगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1, और टी वन और टी टू दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ से टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का वैल्यू आपको मिलेगा 16 प्लस 4। 16 प्लस 4 कितना हो गया, यानी 20 और अंडर रूट 20, यानी यहाँ से आपको टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर का वैल्यू मिल गया अंडर रूट 20। अब आप देखो ध्यान से, सारे साइड्स बराबर होंगे तो ए बी का लेंथ अगर निकाले, ए बी का लेंथ, तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर प्लस, है ना, तो ए बी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से, यानी ए बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी वन माइनस टी टू का होल स्क्वायर, देखो ध्यान से, ठीक है, टी वन माइनस टी प्लस 1/T1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर प्लस 1/T1 प्लस 1/T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो मिलेगा T1 माइनस T2 होल स्क्वायर प्लस, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे तो T1 प्लस T2 होल स्क्वायर, और T1 इंटू T2 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है आपको, T1 T2 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ से आ जाएगा प्लस T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा, देखो T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, और T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम्स T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर। ठीक है, और एरिया अगर निकालेंगे, एरिया तो ए बी का स्क्वायर स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 20, यानी ये आ जाएगा 4 इधर अंदर आएंगे तो अंडर रूट 80, और आपको निकालना था एरिया का स्क्वायर, एरिया का स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 80, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी एरिया का स्क्वायर इक्वल टू 80। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, इस तरह से हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने पहले भी बताया कि वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो जेई मेंस 2021 है। ठीक है, जेई मेंस 2021 इसका वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, एंड इस तरह के क्वेश्चन का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, जेई एडवांस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड एक और क्वेश्चन हमारे पास में है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड ये क्वेश्चन आपका पहले जेई एडवांस में आ चुका है। ठीक है, जेई एडवांस में अराउंड 2000 के आसपास में, इस तरह जब उस समय में आईआईटी जेई का एग्जाम हुआ करता था, ठीक है, एक ही एग्जाम होता था, तो उस एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलो क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, एंड इस तरह के क्वेश्चन आपको देख के रहना चाहिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें इलिप्स का भी कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, लेट S1 एक सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, एक हम लोगों ने बड़ा सर्कल ये वाला S1 ले लिया। ठीक है, S2 एक सर्कल है एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये सर्कल जो है ब्लू वाला ये क्या है S2 है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि S1 और S2 टच क्यों कर रहा है और अंदर में ही क्यों लाई कर रहा है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और बोल रहा है द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल एस, एक वेरिएबल सर्कल ले लिया एस जिसका सेंटर क्या है एच कोमा के हम लोग ने मान लिया, इसका लोकस आपको निकालना है, इसका लोकस निकालना है। ठीक है, और ये बोल रहा है द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ वेरिएबल सर्कल एस विच टचेस S1, यानी ये जो सर्कल है एस,
ये S1 को इंटरनली टच किया और S2 को क्या टच किया, एक्सटर्नली टच किया। तो सबसे पहले S1 को देखो, इसका सेंटर को अगर हम लोग C1 ले लेंगे तो सेंटर क्या है, 0 0, और इसका जो R1 है वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर है। इसी तरह से जो S2 है, इसका सेंटर को अगर हम लोग C2 ले लें तो इसका सेंटर हो जाएगा 2,0, और इसका जो रेडियस हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, 1। तो एक बात गौर करो, अगर C1 और C2 सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - सेंटर के बीच का डिस्टेंस 2, और R1 - R2 का अगर मॉड ले लेंगे, R1 - R2 के मॉड, ये भी कितने के बराबर है, 2। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये दोनों सर्कल जो है एक दूसरे को कैसे टच करेगा, इंटरनली। ये इंटरनल का कंडीशन हो जाता है, इंटरनली टच का कंडीशन हो जाता है। कौन सा कंडीशन, C1 C2 इक्वल टू मॉड ऑफ R1 - R2। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो दो सर्कल इंटरनली टच करेगा। तो हम लोगों ने S1 और S2 को इंटरनली टच करा दिया है, ठीक है। यानी S2 सर्कल जो हो जाएगा, S2 जो हो जाएगा पूरा पूरा इनसाइड लाई करेगा इसका S1 का। ये यहाँ से पता चल गया, इसीलिए हम लोगों ने डायग्राम को ड्रॉ कर लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, आप बोल रहा है इसका मतलब S सर्कल जो है S1 को इंटरनली टच कर रहा है और S2 को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो इसका जो, मान लो इसको P मान लिया, और ये हमारे पास में C1 है और ये क्या है, C2 है। तो आपको P पॉइंट जो है, जिसको हम लोगों ने H, K माना है, वेरिएबल सर्कल है, ठीक है, इसका लोकस आपको निकालना है। तो एक बात आप गौर करिए, चलो अब आप यहाँ से ज्योमेट्री से निकाल सकते हो PC1। अगर आप PC1 निकालोगे तो PC1 का लेंथ कितना हो जाएगा, पूरा रेडियस कितना है, पूरा रेडियस आपका 3 है और ये R है, यानी आपको हो जाएगा 3 माइनस ये सर्कल का रेडियस कितना है, R। PC1 का वैल्यू 3 - R। इसी तरह से अगर हम लोग PC2 निकाल लें, PC2 निकाल लें, ठीक है, तो PC2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, PC2 का वैल्यू देखो, ये वाला लेंथ हो जाएगा कितना, 1 रेडियस। अगर हम लोग PC2 निकालें तो PC2 का लेंथ हो जाएगा 1 प्लस R। यानी एक बात गौर करिए, PC1 प्लस PC2 इसका वैल्यू R का इंडिपेंडेंट है, दोनों का वैल्यू ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 4। यानी ये वाला जो वैल्यू है ये इंडिपेंडेंट ऑफ R आ गया। ये क्या आ गया, इंडिपेंडेंट ऑफ R, या इंडिपेंडेंट ऑफ एनी वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई पॉइंट P है और इसका डिस्टेंस C1 से और इसका डिस्टेंस C2 से, मतलब इस तरह का जो डिस्टेंस है PC1 और PC2, PC1 प्लस PC2 इक्वल टू कांस्टेंट यानी K, और ये जो K है ये ग्रेटर देन होना चाहिए C1 और C2 से। ये K ग्रेटर देन होना चाहिए C1 और C2 से। तो इस केस में जो P पॉइंट का लोकस होता है, P पॉइंट का लोकस होता है वो क्या होता है, इलिप्स होता है। वो क्या होता है, इलिप्स होता है ना। और ये इलिप्स इस तरह से बोल सकते हैं हम लोग, ये इलिप्स होगा, और जिसमें ये जो K हो जाएगा इसका वैल्यू होता है K इक्वल टू 2a इक्वल टू मेजर एक्सिस का लेंथ, मेजर एक्सिस। ये इलिप्स का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है, इलिप्स का स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी, और आपको याद रखना है। और ये जो C1 और C2 हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा इलिप्स का। C1 एंड C2 जो हो जाएगा इलिप्स का क्या हो जाएगा, फोकाई हो जाएगा। यानी इलिप्स का क्या डेफिनेशन है कि कोई भी मूविंग पॉइंट H, K का डिस्टेंस एक पॉइंट से और दूसरा पॉइंट से अगर दोनों का सम कांस्टेंट के बराबर हो, और वो कांस्टेंट दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी C1 और C2 के बीच का डिस्टेंस से बड़ा हो, तो दैट पॉइंट का जो लोकस होगा वो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा विथ फोकाई C1 एंड C2। तो यहाँ पर में मेजर एक्सिस 2a का वैल्यू कितना हो गया, 4। यहाँ से देखते हुए ये कितने के बराबर है, 4 के बराबर है, यानी 2a का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ से हम इलिप्स का जो ए का वैल्यू निकालेंगे, ए का वैल्यू कितना हो गया, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात आप ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट था C1 इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास था 0, 0, और C2 का कोऑर्डिनेट हमारे पास था 2, 0, और C1 और C2 क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इन दोनों के जो बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है, ये इन दोनों के जो बीच का मिड पॉइंट होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ द इलिप्स। तो मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 1, 0। और ये जो C1 C2 वाला लाइन है ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये कैसा लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसका मतलब है इलिप्स कुछ इस तरह का होगा, जो इलिप्स होगा वो कुछ इस तरह का इलिप्स होगा, ठीक है, कुछ इस तरह का इलिप्स होगा, और ये वाला फोकस हो जाएगा और ये वाला आपका क्या हो जाएगा, C1 C2 हो जाएगा। तो चलो अब आपको इलिप्स का इक्वेशन निकालना है।
अब आपको एक और चीज ध्यान रखना है कि C1 C2 फोकाई है, C1 C2 क्या है, फोकाई है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई यानी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितना है, 2AE। ठीक है, एक फोकाई का कोऑर्डिनेट होता है -AE,0 और दूसरे का कोऑर्डिनेट होता है AE,0। तो 2AE का वैल्यू कितने के बराबर है, आपको दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, यानी AE का वैल्यू कितना है 1, AE का वैल्यू 1, और यहाँ से आपको A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A का वैल्यू 2 हो गया, तो E का वैल्यू हो गया हाफ, E का वैल्यू कितना हो गया हाफ। अब यहाँ से हम बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं इलिप्स में, तो बी स्क्वायर का वैल्यू होता है ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1/4, दैट इम्प्लाइज बी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 4 माइनस 1 3। तो इलिप्स का इक्वेशन सेंटर के हिसाब से लिख देंगे x माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, यानी 4 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, यानी 3 इक्वल टू 1। ये क्या हो गया, इलिप्स हो गया। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपको ऑप्शन चेक करके देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वो हमें देखना है, एंड जो ऑप्शन दिख रहा है इस केस में आप देखो, जो थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा, 2 प्लस माइनस 3/2, ये सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे, अगर यहाँ आप 2 रखते हो तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 1, यानी 1/4 प्लस y का वैल्यू 3/2, यानी कितना हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 4 इंटू 3, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, यानी 1/4 प्लस 3/4 इक्वल टू 1, और ये 1 के बराबर है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। और कोई पॉइंट आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 2 प्लस माइनस 3/2 विल बी द करेक्ट आंसर। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें यह था कि S1P प्लस S2P इक्वल टू, ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा इलिप्स के केस में, S1P प्लस S2P या C1P प्लस C2P इक्वल टू 2A होता है, और इसमें S1 एंड S2 क्या होता है, फोकाई होता है, ठीक है। और ये 2A विल बी ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन S1 एंड S2, और S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस कितना था 2 यूनिट था, और ये वाला वैल्यू कितना है 4 है। इसका मतलब है ये इलिप्स को सेटिस्फाई करेगा, इलिप्स का फोकाई हो जाएगा C1 और C2, और वहां से ये कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों ने लगा के इलिप्स का इक्वेशन निकाल लिया, और इलिप्स का इक्वेशन निकालने के बाद उसको सेटिस्फाई करा के देख लिया, तो आपको इलिप्स का इक्वेशन मिल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 4 प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1, और इसमें जो पॉइंट सेटिस्फाई किया 2 प्लस माइनस 3/2। तो चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो डियर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसमें क्या है, एक सर्कल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, इसमें टेंजेंट लिखना है 3,4 पर, और ये टेंजेंट जो है x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है P पर, और y एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है Q पर, ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़ने से पता चल रहा है। फिर बोल रहा है स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल OPQ, यानी सबसे पहले आपको ट्राइंगल OPQ का इन सेंटर निकालना है। ट्राइंगल OPQ का क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तभी हम इस इन सेंटर निकालेंगे, उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले 3,4 पर टेंजेंट लिखो। तो टेंजेंट लिखने के लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, t इक्वल टू 0, बिकॉज 3,4 इस कर्व को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 25, ये टेंजेंट हो गया फर्स्ट नंबर इक्वेशन, यानी इस तरह का कुछ टेंजेंट हुआ। ये टेंजेंट है, और ये यहाँ पर P पर कट किया, ये कहाँ पर कट किया Q पर। तो P के लिए क्या जीरो कर दोगे, y इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 डिवाइड बाई x इक्वल टू 25/3, यानी P का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 25/3, 0। इसी तरह से अगर Q पॉइंट निकालेंगे तो Q पॉइंट के लिए किसको जीरो कर देंगे, तो Q पॉइंट के लिए हम लोग x को जीरो कर देंगे, x को जीरो कर दोगे तो y का वैल्यू आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब है आपको Q का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0,25 डिवाइड बाई 4। अगेन आपको ये जो PQ है, PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, PQ का लेंथ हो जाएगा, आप देख सकते हो, जो PQ का लेंथ आप निकालोगे, ठीक है, PQ का लेंथ आप निकालोगे अंडर रूट ऑफ 25
पी क्यू का लेंथ इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि इन सेंटर में उसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, 25/3 प्लस 25/4 का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर बाहर का लेंथ हो जाएगा, वो आ जाएगा 25 बाहर आ गया। ठीक है, इंटू आपको न्यूमरेटर में जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी 5 और डिवाइड बाई 3 इंटू 4, तो इफेक्टिवली इसका आंसर हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 12। ये पी क्यू का लेंथ हो गया। ठीक है, अब आपको ध्यान से देखना है, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जिन सेंटर का होता है उसमें क्या करते हैं, 0 इंटू पी क्यू का लेंथ, पी क्यू का लेंथ कितना हो जाएगा 125 डिवाइड बाई 12 प्लस ये पी का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, पी का 25/3 यानी 25/3 इंटू ओ क्यू का लेंथ यानी 25 डिवाइड बाई 3 इंटू ओ क्यू का लेंथ कितना है 25 डिवाइड बाई 4 प्लस प्लस इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0 0 इंटू अगेन आप लिख दोगे 25 डिवाइड बाई 3, 0 इंटू 25 डिवाइड बाई 3। इसी तरह से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में इन तीनों का सम कितना हो जाएगा, इन तीनों का सम हो जाएगा आपको तीनों साइड्स का सम यानी 125 डिवाइड बाई 12 प्लस 25 डिवाइड बाई 3 प्लस 25 डिवाइड बाई 4। इसी तरह से हम लोग वाई कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं। तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट को निकाल लेते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट का कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आ जाएगा 25 इंटू 25 यानी 25 इंटू 25 कितना वैल्यू आ जाएगा इसका, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 625 डिवाइड बाई 625 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई यहाँ पर एलसीएम लेंगे 12 तो कितना होगा 125 प्लस 125 प्लस यहाँ पर 4 यानी 100 प्लस 75 यानी 125 प्लस 100 यानी 300 यानी कितना हो गया 300 डिवाइड बाई 12 और इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 25 इंटू 25 625 और 25 इंटू 12 यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट 25/12 तो वाई कोऑर्डिनेट भी कितना हो जाएगा 25/12। दोनों सेम होगा क्योंकि सेम तरह का फॉर्मूला लगेगा। अब इन सेंटर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सेंटर का कोऑर्डिनेट हो गया। अब आपको बोल रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल है पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस आर है और सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है और सेंटर इन सेंटर पर है। इसका मतलब है सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है, कुछ इस तरह का सर्कल होगा, सर्कल पे नहीं जाना है इस तरह का, और ये सर्कल का सेंटर कहाँ पर होगा इन सेंटर पर होगा, आई पर, जो भी इन सेंटर हम लोगों ने माना हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, इन सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस इक्वल टू स्मॉल आर, यानी स्मॉल आर इक्वल टू ओरिजिन से डिस्टेंस यानी 25/12 का होल स्क्वायर प्लस 25 डिवाइड बाई 12 का होल स्क्वायर। तो इसको जब आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर स्क्वायर करना है, तो आर स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 25 डिवाइड बाई 12 का होल स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज 625 इंटू 2, 625 इंटू 2 यानी 625 और डिवाइड बाई 144 होगा। तो 144 को हम लोग अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 72, यानी ऑप्शन 625 डिवाइड बाई 72 यानी ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में मेन क्या था कि टेंजेंट लिख के पी और क्यू पॉइंट पता कर लिया और इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं तीनों ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइड बाई a प्लस b प्लस c, वो फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकाला। इन सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बराबर हो गया। अब इन सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस, क्योंकि सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है तो वो रेडियस के बराबर होगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, ये रहा टोटल 18 क्वेश्चंस जो कि सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के थे, इस जेईई मेंस 2021 मार्च अटेम्प्ट में आए हुए हैं। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो डियर फ्रेंड, आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये लाइक एंड शेयर करने से हमको मोटिवेशन मिलेगा एंड जो इतना मेहनत हो रहा है आप लोग के लिए उसका सपोर्ट हमें चाहिए।
तो आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर कर देना। आगे भी इस तरह का कंटेंट हम लोग अपलोड करते रहेंगे एंड सारे जो पेपर्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स के उसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे आने वाले दिनों में। तो चलिए बच्चों, ये सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।